हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 26-27, इसकी आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो 31 जुलाई है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं आईटीआर 3 आईटीआर 4 फाइल करते हैं और नॉन ऑडिट केस में कवर होते हैं तो ड्यू डेट है 31 अगस्त। दोस्तों, समय से अपना आईटीआर फाइल कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हम लास्ट डेट तक वेट करते हैं और फिर क्या होता है कि कभी हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं और कभी साइट के ऊपर टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं या फिर लोड बढ़ जाता है। समय से अपनी आईटीआर फाइल कर लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए हमें ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल कर लेना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स समय से कलेक्ट कर लें और समय से अपनी आईटीआर को फाइल कर दें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखने चाहिए, जिससे कि आपकी आईटीआर फाइलिंग में कोई रुकावट ना आए और समय से आपकी आईटीआर फाइल हो जाए। तो सबसे पहले तो हम उन लोगों की बात करते हैं जो कि आईटीआर 1 फाइल करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इन लोगों के पास अपना फॉर्म 16 होना चाहिए, एआईएस स्टेटमेंट, फॉर्म 26 एएस, बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 की। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं और अपने डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के भी सारे प्रूफ होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ जैसे कि आपने एटीसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जैसे कि पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, एलआईसी है, एनपीएस है, इन सब के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ अमाउंट्स डालने से काम नहीं चलता है। अब यहाँ पर पॉलिसी नंबर या फिर डॉक्यूमेंट नंबर भी आपसे मांगे जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करके रख लीजिएगा। अगर आपको रेंटल इनकम भी दिखानी है तो उसका भी अमाउंट आपके पास होना चाहिए, और अगर ऑनलाइन मोड से आपके पास रेंट आता है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से भी रेंट की फिगर ले सकते हैं। तो ये तो हो गई सैलरीड क्लास की बात जो कि आईटीआर 1 फाइल करते हैं। फिर आते हैं हम आईटीआर 2 के ऊपर, मतलब कि सैलरीड क्लास जिनका कि सैलरी के साथ साथ कैपिटल गेन भी है। तो इन लोगों के पास होना चाहिए सैलरी दिखाने के लिए अपना फॉर्म 16 एआईएस और 26 एएस तो मस्ट है। साथ में आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की। अगर आप भी ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर आते हैं हम कैपिटल गेन के ऊपर। अगर आपको कैपिटल गेन दिखाना है और आप इक्विटी शेयर्स का कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो आपके पास अपना ब्रोकर स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो भी एक्सेल फॉर्मेट में, जिससे कि आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड्स का कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स के सर्टिफिकेट होने चाहिए, या फिर आप कैम्स की वेबसाइट से भी अपने म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो आपके पास सेल डीड होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो इसके अलावा अगर बैंक से आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो आपके पास बैंक का फॉर्म 16A होना चाहिए। अगर डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड का अमाउंट आप अपने बैंक स्टेटमेंट से ले सकते हैं या आपको अपने एआईएस से भी मिल जाएगा। तो ये था हमारा स्टेप 1 कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रख लेना है या कलेक्ट कर लेना है। दूसरा स्टेप आता है इन सारे अमाउंट्स का अपने एआईएस और 26 एएस के साथ मैचिंग करना। कई बार हम लोग जो एआईएस और 26 एएस में अमाउंट्स आ रहे हैं उन्हीं के साथ अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहिए। आपको सबसे पहले मैच करना है कि कौन सा अमाउंट सही है, आपकी बैंक स्टेटमेंट वाला या फिर आपके 26 एएस या फिर एआईएस वाला। आपको हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला अमाउंट ही लेना है। स्टेप 3 में आता है कि आपको सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना है। आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। इंडिविजुअल्स के लिए 4 तरह के फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3 और 4। अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आईटीआर 3 और आईटीआर 4। गलत आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करने से आपको इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है, आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है और आपको अपना आईटीआर रिवाइज करना पड़ सकता है। स्टेप नंबर 4 में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी आईटीआर फाइल कर देनी है, और आईटीआर फाइल करने के बाद
आपको इसका एक रिव्यू भी कर लेना है। आपको तुरंत इसे अपलोड नहीं कर देना है, आप पहले अच्छी तरह से ITR को रिव्यू कर लेंगे कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ITR को ड्राफ्ट मोड में सेव करके रख सकते हैं और 1-2 दिन का समय लेने के बाद फिर आप इसे अच्छे से रिव्यू करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। 5th स्टेप में आता है ई-वेरिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये हमारी ITR फाइलिंग का लास्ट स्टेप है। ITR को अपलोड कर देने के बाद इसे आधार OTP से ई-वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए हमें सरकार से 30 दिन का समय मिलता है। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप तुरंत ही इसे ई-वेरीफाई कर दें और अगर आपने लेटर के ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो आप 30 डेज के अंदर अंदर ई-वेरिफिकेशन कर लें, वरना आपकी ITR इनवैलिड भी हो सकती है। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ITR फाइल करते समय आप इन 5 स्टेप का ध्यान रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।